हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.6 स्टार्ट किया था और 5 सम तक हमने कंप्लीट कर दिया था। और आज के वीडियो में हम बाकी के जो 5 क्वेश्चंस बचे हैं यानी 6 to 10 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो या न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 2.6 में 6th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क है, आप भी मार्क कर लीजिए। इसमें कहा जा रहा है मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। Production cost of each pot is rupees 40 more than that 10 times total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and number of pots he makes per day. क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि मिस्टर कासम एक स्मॉल बिजनेस रन करते हैं जो अर्दन पॉट्स का है। अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, उसका स्मॉल बिजनेस मिस्टर कासम रन करते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस में बताया जा रहा है कि ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। कुछ तो नंबर ऑफ पॉट्स वो डेली बनाते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज रुपीज 40 मोर देन दैट 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो एक पॉट को बनाने का खर्च कितना आ रहा है? देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रुपीज 40, यानी 40 भी नहीं है, 40 से ज्यादा। कितना ज्यादा? 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे, यानी एक दिन में जितना भी वो बनाते हैं पॉट्स, उसके 10 गुना ज्यादा 40 रुपीज से। ठीक है, ये अब ऐसे समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं। फिर आगे बता रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, मतलब जितना भी वो दिन में काम कर रहे हैं उसका 600 रुपीज उनको मिलता है। अब जितने भी पॉट्स बनते हो सकता है 10 पॉट्स बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, 40, जितने भी बन रहे हैं, दिन भर में जितने भी पॉट्स बन रहे हैं उसका 600 रुपीज उनको प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है। ठीक है, हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट को बनाने का खर्च कितना है ये बताना है हमें। और दूसरी चीज बताना है नंबर ऑफ पॉट्स, दिन भर में कितने नंबर ऑफ पॉट्स बन रहे हैं। तो दो चीजें हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ पॉट्स हैं उसको x कंसीडर कर लेते हैं। तो लिखो यहाँ पर लेट मिस्टर कासम मेक x नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे। ये जो नंबर ऑफ पॉट्स हमें फाइंड करने को कहा गया, इसको हमने x कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। देखो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। यहाँ पर हमें एक पॉट का प्रोडक्शन निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको हिंट क्या दिया है कि 40 रुपीज मोर। तो 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा, मोर यानी प्लस होता है। कितना ज्यादा बताया जा रहा है? 10 टाइम्स, तो ये 10 आ गया। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पॉट्स कितना लिया है? x लिया है, तो यहाँ पर हम 10x लिख सकते हैं। आया समझ में? देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट यहाँ पर आपको बता रहा है 40 मोर, तो 40 मोर का मतलब प्लस है, 10 टाइम्स, तो 10 हमने ले लिया। नंबर ऑफ पॉट्स, तो नंबर ऑफ पॉट्स हमने यहाँ पर x लिया, तो 10x प्लस 40 करेंगे तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको x फाइंड करना है जो कि है नंबर ऑफ पॉट्स, और दूसरी चीज फाइंड करनी है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। समझ में आया? अब इसके बाद आपको कंडीशन क्या दी गई है, तो लिखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, यहाँ पर कितना है? रुपीज 600, तो वो भी लिख दो यहाँ पर। तो अगर हमें फाइंड करना है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। एक दिन में कितने पॉट्स बन रहे हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक दिन का कॉस्ट कितना आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको x दिया है इसको, और ये जो आपको दिया है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट को, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर है 600। ये आपका इक्वेशन बनेगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर x को मल्टीप्लाई करो इससे। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाई 10x, तो यहाँ पर 10x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x इंटू 40 मतलब 40x आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 600 है, उसको वैसे ही लिखो। आगे हम क्या करेंगे, देखो 10x स्क्वायर प्लस 40x, ये 600 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 10 है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो सबसे पहले लिखो डिवाइडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स। तो डिवाइड होने के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा 4x, यहाँ पर आपको मिलेगा 60। आया समझ में?
इस पूरी इक्वेशन को हमने 10 से डिवाइड किया तो 10 से 10 कट गया, 10 के टेबल में 4 टाइम आता है 40 और 600 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 कट हो जाएगा, 60 बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो आपको 0 ही मिलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो यहाँ पर +1 है और यहाँ पर है -60, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -60। दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर -60 मिले और प्लस या माइनस करने पर आपको 4 मिले। तो 10 के टेबल में 6 टाइम आता है 60, 10 6 60 हो जाएगा। 10 को माइनस करेंगे 6 से तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, आप साइन कैसे डिसाइड करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस वाली साइन मिलेगी 10 को और इसको साइन मिलेगी इन दोनों से, प्लस माइनस माइनस। आया समझ में? तो लिखो यहाँ पर x² प्लस 4x की जगह आ जाएगा 10x माइनस 6x माइनस 60 जैसा है वैसे ही इज इक्वल टू 0। आगे इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी बना लो, कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर है x², यहाँ पर है 10x, तो x² को मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ और 10x को 10 इंटू एक्स। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x, तो x लिख दो, बीच में प्लस की साइन है तो प्लस आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब आगे यहाँ पर माइनस का माइनस आ गया। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो 6x है, यहाँ पर है 60, बीच में साइन कौन सा आएगा वो बाद में हम डिसाइड करेंगे। पहले इसको देख लो, यहाँ पर 6 इंटू एक्स आ जाएगा और यहाँ पर 10 इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 6 और यहाँ से 6 कॉमन है, बाहर निकाल लो, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x है, x आ गया, साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस प्लस, लास्ट में क्या बच गया 10, तो लिख दो यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर ये और ये सेम है तो इसको एक बार लिख दो x प्लस 10 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आगे हम क्या करेंगे, x प्लस 10 ये इक्वल हो सकता है 0 के, या तो x माइनस 6 हो सकता है 0 के बराबर। तो x का वैल्यू यहाँ पर मुझे -10 मिलेगा और यहाँ पर x का वैल्यू मुझे +6 मिलेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव में आ सकता है क्या, नंबर ऑफ पॉट्स, नहीं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट द नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब क्या है, x इज नॉट इक्वल टू -10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। और इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट का भी निकालना है। तो लिख दो यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू 10x प्लस 40 लिया था हमने, है ना, x का वैल्यू मुझे 6 मिला। सॉल्व करो इसको, देखो यहाँ पर 10 x की जगह 6 आ जाएगा प्लस 40 इज इक्वल टू 10 इंटू 6 60 हो जाएगा प्लस 40 विच इज इक्वल टू 100। क्लास में फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज ₹100 एंड मिस्टर कासम मेक्स 6 पॉट्स पर डे। आया समझ में पूरा सोल्यूशन, एक बार अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो इसको। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है ना उससे आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन एक बार आपने बना लिया तो आपका सोल्यूशन आ गया, समझो। ये तो सब आप पूरा का पूरा 5 प्रैक्टिस सेट करते हुए आ रहे हो। यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को रीड करके इक्वेशन बनाने आना चाहिए। ठीक है, हो गया कॉपी। 7th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो। यहाँ पर आपको 7th क्वेश्चन में बताया जा रहा है, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. Find the speed of water current. क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर है डाउनस्ट्रीम, स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ वाटर करंट, ये चीजें आपको समझना है। देखो यहाँ पर 3 कंडीशन है। सबसे पहले आप स्टिल वाटर का मतलब समझिए। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो स्टिल वाटर का मतलब क्या है, जो वाटर का फ्लो है वो स्टिल है, यानी ना तो लेफ्ट साइड है ना राइट हैंड साइड है, वो जहां पर है उसी कंडीशन में है। ठीक है, अब एक होता है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, फ्लो इस तरीके का होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर डाउनस्ट्रीम में बोट चल रहा है तो बोट का जो स्पीड है वो तो बढ़ जाएगा, और अपस्ट्रीम में क्या होगा, देखो बोट को जाना है अपसाइड लेकिन वाटर का जो फ्लो है वो रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोट का जो फोर्स है यानी जो उसको एनर्जी लगेगी वो ज्यादा लगेगी। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, बोट का स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि जो फ्लो है वाटर का वो ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है। लेकिन अपस्ट्रीम में क्या होगा, बोट का डायरेक्शन अलग होगा और वाटर का डायरेक्शन अलग होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये जाएंगे तो बोट का जो फोर्स है वो ज्यादा यूज होगा, यानी एक रूट है समझो। अब यहाँ पर अगर वो जाएगा तो डाउनस्ट्रीम होगा और आएगा तो अपस्ट्रीम होगा, तो जाने और आने दोनों में उसको 36 किलोमीटर कवर करना पड़ रहा है और ये जर्नी कंप्लीट हो रही है 8 आवर्स में। तो यहाँ पर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों का उसने बताया कि 8 आवर्स लग रहा है। अब हो सकता है कि डाउनस्ट्रीम में उसको 2 आवर्स लग रहा हो और अपस्ट्रीम में हो सकता है कि 6 आवर लग रहा हो, दोनों को मिला के 8 आवर्स हो रहा है या जैसे भी, लेकिन डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों का मिला के उसको 8 आवर्स लग रहा है और 36 किलोमीटर वो कवर कर रहा है।
हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट का स्पीड कितना होगा ये आपको बताना है। आया समझ में क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। स्टिल वाटर मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम क्या, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ये अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फाइंड आपको करना है स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो उसको x ले लीजिए, लिखिए यहाँ पर लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x। क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन आपको क्या दी गई है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर आवर है, वो भी लिख दो यहाँ पर। आगे लिखेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा, यानी अगर समझिए इस तरीके से डाउनस्ट्रीम है, फ्लो भी इसी साइड है वाटर का और आपका बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, आपकी जो बोट की स्पीड है और वाटर की स्पीड है, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना है, x है, और बोट का स्पीड स्टिल वाटर में कितना है, 12 है। तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डाउनस्ट्रीम में कितना हो रहा है। तो इसको लिख दो 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। आया समझ में कैसे किया हमने? देखो जब डाउनस्ट्रीम होता है तो बोट का स्पीड अपना तो होता ही है, लेकिन उसको वाटर का जो फ्लो है उस डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों का स्पीड बढ़ जाता है। अगर लेट से बोट आपका चल रहा है 10 की स्पीड पर, ठीक है, और जो वाटर है उसका स्पीड आपका 2 है, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर पर आवर से आपका बोट चल रहा है। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए अगर आप बाइसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है, एयर का जो फ्लो है वो उसी डायरेक्शन में है। जैसे अगर आप बाइसाइकिल लेकर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में और एयर का फ्लो भी आपको इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, तो क्या होगा, अगर आप 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, आपका स्पीड 2 किलोमीटर है और यहाँ पर एयर का फ्लो 1 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बाइसाइकिल चला रहे हैं इस डायरेक्शन में और आपका एयर फ्लो है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। तो वहां पर आप माइनस करेंगे, तो माइनस वाला कंडीशन किस में आएगा, अपस्ट्रीम में। तो लिख दो यहाँ पर इसी के साथ में एंड द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितना होगा, 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? प्लस क्यों आया और माइनस क्यों आया? आगे आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपने ऑलरेडी किया होगा, डिस्टेंस और स्पीड पता है तो आप टाइम पता कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। डिस्टेंस क्या है, 8 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, एक बार है डाउनस्ट्रीम में 12 प्लस एक्स और एक बार है 12 माइनस एक्स। तो लिख दो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में जब वो जा रहा था तो उसका प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो बोट का स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 36 है ना। देखो यहाँ पर 36 किलोमीटर दिया गया है। स्पीड क्या है, स्पीड है 12 प्लस एक्स और ये है आवर्स में। अब जिस तरीके से हमने डाउनस्ट्रीम का लिखा है वैसे ही अपस्ट्रीम का भी लिखना है, तो लिख दो यहाँ पर क्या आएगा, सेम फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो यहाँ पर 36 ही है, लेकिन स्पीड जो है वो रहेगी यहाँ पर 12 माइनस एक्स। माइनस में क्यों आया, क्योंकि वो अपस्ट्रीम में है, बोट का डायरेक्शन और वाटर का डायरेक्शन दोनों ही अलग है, इसीलिए यहाँ पर हमने उसको माइनस में लिखा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या दी गई है आपको, कंडीशन ये है कि उसने 36 किलोमीटर कंप्लीट किया, वो डाउनस्ट्रीम में भी था और अपस्ट्रीम में भी था, और इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए उसको 8 आवर्स लगा। तो यानी इसको और इसको प्लस करने के बाद आपको मिल रहा है 8 आवर्स, है ना। टाइम अपस्ट्रीम का और टाइम डाउनस्ट्रीम का दोनों को प्लस करने के बाद 8 आवर्स हमें पता चल रहा है। लिखेंगे यहाँ पर 36 अपॉन में 12 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर भी 36 अपॉन में 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। देखो यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36, दोनों को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो लिख दो यहाँ पर 36 को बाहर, यहाँ पर आपको बचेगा 1 अपॉन 12 माइनस एक्स, बीच में प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 12 प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 8। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये पहले आ जाएगा 12 प्लस एक्स, बीच में प्लस का साइन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 12 माइनस एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ। देखो इस 12 को इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 जैसा था वैसे ही रहने दो। इस 36 को इधर लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या क्या कट हो रहा है, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या कट हो रहा है, देखो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, तो ये कट हो सकता है। क्या बचेगा अभी, देयरफॉर 12 प्लस 12 24 रहेगा, डाउन साइड में 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 24 इंटू 9 हो जाएगा, अपॉन में ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले लेते हैं 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 12 इंटू 9 कितना होगा, 108 हो जाएगा, इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स वैसा ही रहेगा। अब क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर है
उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाओ, इज इक्वल टू 144 उधर ही था, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 36। इस स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो लिखो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आपका x रहेगा और यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 36 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। 36 का रूट 6 होता है ना, बट यहाँ पर हम क्या कहेंगे, स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो लिखो यहाँ पर बट द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 रहेगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में कैसा किया हमने, ये जो डाउन स्ट्रीम दिया है, अप स्ट्रीम दिया है, स्टिल वाटर क्या है, ये आपको समझ में आ गया तो आप इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला भी ध्यान में रखिए, जब भी आपको स्पीड, डिस्टेंस या टाइम कहा जाएगा तो उसका फॉर्मूला कैसे आपको यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, ऑलरेडी 8th और 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा। तो कर लो कॉपी इसको, फिर 8th वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8th वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है, पिंटू टेक्स 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? क्वेश्चन देखो यहाँ पर सिंपल है। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि पिंटू को 6 days ज्यादा लगते हैं निशु से कोई तो एक काम है उसको करने के लिए। ठीक है, कोई भी वर्क हो सकता है कि वो पेंट कर रहे हो सकता है कि वो वॉशिंग कर रहे हो, कोई भी वर्क हो सकता है। तो जो भी वर्क है पिंटू को 6 days ज्यादा लग रहा है निशु से। आगे क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो 4 days में कंप्लीट हो सकता है। निशु का स्पीड थोड़ा ज्यादा है और पिंटू का स्पीड थोड़ा सा स्लो है, तो दोनों अगर मिलकर करेंगे तो 4 days में वो कंप्लीट हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहे हैं कि अगर वो दोनों अलग अलग काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। आया क्वेश्चन समझ में। तो क्वेश्चन में आपको निशु को कितना टाइम लग रहा है वर्क कंप्लीट करने के लिए, यानी वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रही है, ये हमें नहीं बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, निशु का जो वर्क टाइम है या वर्क डे है उसको हम x कंसिडर कर लेंगे। लेट निशु टेक x days टू कंप्लीट द वर्क। अब हमें क्या बताया जा रहा है कि निशु से 6 days ज्यादा लेता है पिंटू। तो यहीं का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर निशु को 2 days लग रहे हैं कोई काम कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि 6 days ज्यादा लग रहे हैं पिंटू को उसी काम को करने के लिए। टोटल डेज कैसे पता चलेंगे, दोनों को प्लस करने पर, तो यहाँ पर हमें 8 days मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर हमने निशु का x डे लिया है, पिंटू का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, x को प्लस करेंगे 6 से। तो लिखो यहाँ पर पिंटू टेक्स x प्लस 6 days। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि एक दिन में काम कितना कंप्लीट हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई एक रॉड है, ठीक है, इसको कट करने के लिए 4 days लग रहे हैं, तो यानी एक दिन में इतना कट होगा, सेकंड डे में इतना कट होगा, थर्ड डे में इतना कट होगा, बराबर। तब जाकर ये आपका पूरा का पूरा एक रॉड कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि इसको कंप्लीट करने के लिए 4 days का टाइम लग रहा है। तो पर डे कितना काम हो रहा है, पर डे यहाँ पर 1/4 काम हो रहा है, यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर भी 1/4 और यहाँ पर भी 1/4। अब जब इन चारों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 1/4 1/4 1/4 1/4, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4/4। चारों को कट करने के बाद आपको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको 4 दिन में उस काम को डिवाइड करना है, तो हर दिन आप 1/4 काम करेंगे। अब किसी भी काम को अगर आपको 3 डे लग रहा है तो यहाँ पर आप 1/3 1/3 1/3 इस तरीके से 3 days ले लेंगे, तब जाके आपका 3 दिन में काम कंप्लीट होगा। और यहाँ पर आपको हर दिन सेम काम करना है। तो यहाँ पर अगर हमें निशु का पर डे काम पता करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें 1/x करना होगा, बराबर। यहाँ पर देखो हमें ना जो डेज दिए गए हैं वो ज्यादा दिन है, पर डे का अगर हमें निकालना है तो उसको हमें फ्रैक्शन में लेना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर हमें पिंटू का पता करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको 1/x प्लस 6 कर देंगे। आया समझ में। और आगे अगर हमें टोटल वर्क डन दोनों का एक दिन में कितना हो रहा है वो हमें पता करना है, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दोनों का वर्क डन जो बताया गया है वो 4 days का बताया गया है कि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो 4 days में कंप्लीट हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन 4 days में कितना काम होगा उसको पता करने के लिए पहले हमें 1 डे का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पहले लिया निशु का x डेज, यानी वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ये तो हमें पता नहीं था, तो निशु का हमने x ले लिया। अब क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि निशु से 6 days ज्यादा लग रहा है पिंटू को, तो हमने पिंटू का क्या किया, निशु का जो था उससे प्लस 6 कर दिया, तो हमें पिंटू का पता चल गया। तो ये दोनों मिलने के बाद हमने क्या किया, 1 डे का पता करना था कि 1 डे में कितना काम कर रहे हैं। तो हमें निशु का पता करने के लिए 1/x करना पड़ा। वो एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप 4 days में कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं तो हर डे आपका 1/4 काम होगा। 1 डे का पता करने के लिए 1/x लेना पड़ेगा। उसी तरीके से पिंटू का भी हमने 1/x प्लस 6 ले लिया। अब दोनों को प्लस करने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि 4 days में काम कंप्लीट हो सकता है। तो आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद इज इक्वल टू 4 लगा देंगे। तो लिखो यहाँ पर इज इक्वल टू 1/4। अब मिल गया ये, इसको सिंप्लीफाई करो और आगे का इक्वेशन निकाल कर सॉल्व करो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आएगा, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
ये इधर चला जाएगा तो आएगा आपका x प्लस 6, बीच में प्लस का साइन, ये इधर जाएगा तो x आ जाएगा, अपॉन में मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो ये 4 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर भी देखो ये 1x, ये 1x, 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा प्लस 6। अब ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको इधर भेजेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये x जैसा है वैसे रहने दो, 4 6 जा आपको मिलेगा 24। इसको भी मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 6 6x हो जाएगा। अब क्या करना है, इस पूरे टर्म को ये साइड ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये जैसा है उसको वैसे ही रहने दिया, इसको हमने ये साइड लेकर आए तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आगे का सोल्यूशन यहाँ पर देखो, देखो ये 6 में से 8 माइनस होगा तो क्या मिलेगा, -2x मिलेगा, तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर आएगा -2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हम लोग फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे 1 इंटू -24 यानी -24 आएगा। दो नंबर कोई ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लीकेशन करने पर -24 आए और प्लस माइनस करने पर -2 आए। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 6 4 जा 24 होगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। साइन कैसे आएगी, यहाँ पर माइनस की साइन है तो यहाँ पर भी माइनस की साइन, और इसकी साइन आएगी माइनस माइनस प्लस, तो क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर आ जाएगा -6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों की जोड़ी और ये दोनों की जोड़ी बना लो, कॉमन निकालेंगे। इससे पहले तक हमने बहुत बार कॉमन निकाल कर देखा है, अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर आपका बचेगा x, अंदर बचेगा x माइनस 6, यहाँ पर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन, अब इनमें क्या होगा 4 कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर x माइनस 6 और यहाँ पर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, या तो x माइनस 6 आपका 0 के बराबर होगा, या फिर x प्लस 4 ये 0 के बराबर हो सकता है। x का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिलेगा +6 और यहाँ पर x का वैल्यू मुझे मिलेगा -4। किसी का वर्क डन आपने सुना है कि उसने -4 डेज में वर्क कंप्लीट किया है ना, ऐसा तो कभी नहीं सुना है, तो यानी 6 डेज हो सकता है। तो पहले यहाँ पर माइनस के बारे में लिख दो, बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, x इज नॉट इक्वल टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चला कि निशु को 6 डेज लग रहे हैं, हमने x क्या लिया था निशु का, तो निशु को यहाँ पर 6 डेज लग रहे हैं। पिंटू को कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर हमने लिया था x प्लस 6, तो 6 प्लस 6 कितना होगा 12 होगा, वो भी लिख दो यहाँ पर x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 12। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, निशु विल टेक 6 डेज एंड पिंटू विल टेक 12 डेज इफ दे वर्क अलोन। अगर वो दोनों अलग अलग काम करेंगे तो निशु को 6 डेज लगेगा और पिंटू को 12 डेज लगेगा उसी काम को कंप्लीट करने के लिए। आया समझ में, चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको दिया है इफ 460 इज डिवाइड बाय अ नेचुरल नंबर, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। अब ये डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर ये सब आपको पता है, लोअर में आपने देखा होगा, जो इस तरीके का होता है ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, अप साइड में जो होता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और लास्ट में जो आपको मिलता है वो होता है रिमाइंडर। क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर 460 डिविडेंड है, यानी अगर यहाँ पर मैं 460 लिखता हूँ तो डिविडेंड हमारा 460 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करने के लिए जो डिवाइजर है वो है हमारा नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब नेगेटिव में नहीं होगा, बस ये समझिए। और क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स, क्वोशिएंट 6 मोर का मतलब प्लस 5 टाइम यानी 5 किससे ज्यादा है डिवाइजर से, तो डिवाइजर हम यहाँ पर लेंगे x, तो 5x प्लस 6 हो जाएगा। क्वोशिएंट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 मोर है, तो 6 मोर का मतलब प्लस है, 5 टाइम्स का मतलब 5 किससे 5 टाइम्स ज्यादा डिवाइजर से, तो डिवाइजर हमारा रहेगा x। आया समझ में, रिमाइंडर आपका 1 रहेगा। फाइंड आपको करना है क्वोशिएंट और डिवाइजर, यानी आपको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। तो देखिए सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइजर को x ले लेंगे, यहाँ पर लिखो लेट द डिवाइजर बी x। ठीक है, अगर हम डिवाइजर को x लेते हैं तो क्वोशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, तो क्वोशिएंट के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि 6 मोर का मतलब प्लस 5 टाइम्स, यानी 5 किससे ज्यादा है डिवाइजर से, तो डिवाइजर हमने यहाँ पर x लिया, तो क्वोशिएंट आपका 5x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है हमें, देखो एक रिलेशन है, रिलेशन ये है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जो वैल्यूज आपको पता है वो यहाँ पर पुट करते जाओ। डिविडेंड यहाँ पर हमें दिया गया है 460, डिवाइजर यहाँ पर हमने x लिया है, इनटू करेंगे क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है 5x प्लस 6, रिमाइंडर यहाँ पर आपको दिया है 1। आया समझ में, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये x है, इस पूरी वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा,
तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 5x², बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, ये x मल्टीप्लाई होगा 6 से तो यहाँ पर आपको 6x मिलेगा, प्लस 1 जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। अब ये 460 है, इसको अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो ये -460 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर बच जाएगा 0। देयरफॉर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 5x² प्लस 6x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -459 इज इक्वल टू 0 में लगा सकता हूँ। अब आगे देखो, यहाँ पर अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये 459 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 459 से तो आपको आंसर मिलेगा 2295। तो अब ये बहुत बड़ा नंबर है। माइनस का साइन यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हमने माइनस लिखा। अब हमें कोई दो नंबर ऐसे लेने होंगे जिसको मल्टीप्लीकेशन करने पर आपको -2295 मिले और प्लस माइनस करने पर आपको 6 मिले। तो ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फैक्टर निकालना होगा। तो फैक्टर मैंने ऑलरेडी आपके लिए निकाल दिया है। 2295 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको 459 मिलेगा। फिर आप 3 से करेंगे तो देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर 3 के टेबल पे जाएगा, देखो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब ये जाएगा 51 के टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 5 मिला, 3 मिला, 3 मिला और यहाँ पर मिला 51। तो यहीं पर देखो सोल्यूशन है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आपको मिलेगा 45 और यहाँ पर मिलेगा 51। अब 51 में से जब आप माइनस करेंगे 45 को तो आपको मिलता है 6, तो यहाँ पर है 6। ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप डिटेल में जब चेक करोगे तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। 51 और 45 मिल रहा है तो लिख दो यहाँ पर आपका 51 और आएगा यहाँ पर 45। प्लस माइनस कैसे डालेंगे, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस। आया समझ में कैसा किया हमने। सबसे पहले हम क्या करते थे, इससे पहले तक 5 से डिवाइड करते थे पूरी इक्वेशन को। 5 से डिवाइड यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि ये आ जाएगा आपका पॉइंट में और फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हमने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 459 से तो आपको मिला 2295, माइनस में मिला क्योंकि यहाँ पर माइनस में था। अब दो नंबर हमें ऐसे लेने थे जिनको मल्टीप्लीकेशन करने पर आपको -2295 मिले और प्लस माइनस करने पर 6 मिले। तो 51 और 45 मिला हमें, कैसे मिला, फैक्टर निकालने पर। पहले हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 4 जा 20, 2 बच गया, 5 5 जा 25, 4 बच गया, 5 9 जा 45। फिर 3 के टेबल में कटा, फिर 3 के टेबल में और फिर 51 के टेबल में। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 45 मिला और यहाँ पर मिला 51। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलता है और माइनस करेंगे तो आपको 6 मिलता है। तो यही हमने यहाँ पर ले लिया। आगे का सोल्यूशन आपको पता है, लिखो 5x² प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। आगे क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी देखना है। यहाँ पर है 5x² और यहाँ पर है 51x, तो यहाँ पर मैं 5 इंटू एक्स लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा 51 इंटू एक्स लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कॉमन क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x बाहर आ गया, अंदर क्या बचता है 5x, तो लिख दो यहाँ पर 5x प्लस, यहाँ पर प्लस है इसीलिए प्लस, क्या बच गया यहाँ पर 51, तो लिख दो यहाँ पर 51, माइनस का साइन है माइनस लिख दो। अब इन दोनों को देखना है, 45x है और यहाँ पर है 459, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मुझे इन दोनों में कॉमन देखना है तो कैसे करेंगे, देखो 45 को आप 5 इंटू 9 करेंगे तो 5 9 जा 45 होता है और यहाँ पर x जैसा है वैसे ही लिख दिया हमने। 459 को अगर आप 9 इंटू 51 करेंगे तो आपको 459 मिलेगा। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें कॉमन बाहर निकालना है। तो कॉमन यहाँ पर मुझे देखो 9 मिलेगा, तो 9 हमने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बच जाता है, देखो यहाँ पर 5x, तो 5x आ जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, यहाँ बच गया 51 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद तो सिंपल है, आपको पता ही है, 5x प्लस 51 ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x माइनस 9 ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब या तो 5x प्लस 51 ये 0 के बराबर हो सकता है और x माइनस 9 ये 0 के बराबर हो सकता है। आगे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 5x इधर ही रहेगा, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा x का वैल्यू 9, ठीक है, माइनस में था ना, इस साइड में आकर प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 को इधर फेंक दो, -51 ऐसे ही था, ये आ जाएगा 5 डाउन साइड में, तो x का वैल्यू यहाँ पर आपको -51/5 मिलेगा। नेगेटिव में हो सकता है क्या कभी भी, नेचुरल नंबर नहीं ना, तो लिख दो इसको, बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 मिलेगा आपको। अब यहाँ पर आपको x 9 मिला है, क्वोशंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो आगे लिखो एंड 5x प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू 9 प्लस 6, 5 9 जा 45 होता है, प्लस 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 51। तो देयरफॉर द क्वोशंट इज 51 एंड द डिवाइजर इज 9। अब ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, आप चाहे तो करके देख सकते हैं, सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। 9 के टेबल में 45 आता है क्या, 9 5 जा 45 होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, इस 0 को नीचे लाएंगे तो 10 बन जाएगा, 9 1 जा 9 होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो 460 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 51 मिलता है। देखो यहाँ पर 51 मिला, डिवाइजर 9 है और रिमाइंडर में आपको 1 बच रहा है। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो सही था
और हमने भी जो किया है वो आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन यहीं तक है। चलो कॉपी कर लो। आइए 2.6 का 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका 2.6 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक फिगर है, यहाँ पर कह रहे हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम ए बी पैरेलल टू सी डी एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। From the information given in the figure, find the length of all sides of the trapezium A, B, C, D. Fill in the empty boxes to get the solution. अब यहाँ पर आपको ट्रेपेजियम दिया गया है A, B, C, D, ठीक है। सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, कुछ चीजें यहाँ पर इन्होंने खा ली है, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन में आगे बता दूंगा। देखो सोल्यूशन में आपको दिया है A, B, C, D इज अ ट्रेपेजियम, A, B पैरेलल है C, D के। आगे कहा जा रहा है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू ये क्या होता है हाइट। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ द ऑल साइड्स इंटू हाइट। तो ये साइड कौन कौन सी है, देखो ए बी है और सी डी है, तो ए बी प्लस सी डी हो जाएगा इंटू हाइट क्या है, हाइट होती है कोई भी चीज की परपेंडिकुलर, तो ए एम इसका हाइट है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए एम। अब आगे देखो, यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया गया है 33 सेंटीमीटर इसका एरिया है, तो यहाँ पर 33 ऑलरेडी आ गया, इज इक्वल टू हाफ जैसा है वैसे ही ए बी की जगह यहाँ पर x लिया है तो x ले लिया, प्लस की जगह प्लस, सी डी क्या दिया गया है 2x प्लस 1, तो सी डी की जगह आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू ए एम यहाँ पर दिया है x माइनस 4, तो लिख दो x माइनस 4। अब आगे का सोल्यूशन यहाँ पर समझने के लिए देखो, ये है 33, इस 2 को अगर 33 के पास भेजें तो ये डिवीजन में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 66 बराबर। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से तो आपको 66 मिलने वाला है। अब अंदर क्या बच गया 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 जैसा है वैसा ही रहने दो, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर देखो, ये 66 जैसा है वैसा ही रहने दो, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 3x, ये जो 3x है पहले मल्टीप्लाई होगा इस वाली ब्रैकेट से, तो लिखेंगे हम x माइनस 4, फिर आगे है प्लस 1 तो प्लस 1 डाल दो, फिर आएगा ये वाला ब्रैकेट तो लिख दो x माइनस 4। इस पूरे ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखो क्या आएगा, यहाँ पर 3x अंदर जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x इंटू 4 तो क्या होगा 3 4 सा 12x आ जाएगा, प्लस की साइन जैसे वैसी यहाँ पर 1x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4, और इस 66 को भी हम इधर ले लेते हैं तो ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करो, देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहने दो, देखो ये 12 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 11x, आगे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 66 प्लस 4 70 होगा, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस डालना पड़ेगा क्योंकि 66 बिगर है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, तो यहाँ पर आपको 3 0 सा 0 मिलेगा, 3 7 सा 21 मिलेगा, और यहाँ पर माइनस रहेगा, तो अब आपको मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस 210 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करके आपको 11 मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 21 लेंगे और यहाँ पर लेंगे 10, 21 10 सा होगा 210, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी बनाओ और कॉमन बाहर निकालो, तो इन दोनों में कॉमन मुझे क्या मिलेगा 3x कॉमन मिलेगा और अंदर बच जाएगा x माइनस 7, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा मुझे, 10 देखो दोनों में मिलता है ना, तो अंदर मिलेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x माइनस 7 और यहाँ पर 3x प्लस 10 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। आगे x माइनस 7 या तो ये 0 के बराबर होगा या 3x प्लस 10 ये 0 के बराबर होगा। आगे यहाँ पर x की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस 7 और यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस प्लस 10 को उधर भेजना पड़ेगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी माइनस 10/3। आया समझ में? तो बस अब आगे तो आपको आता ही है, इसको देखो और फील करो। यहाँ पर आगे क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर माइनस 11 आएगा तो माइनस 11x माइनस 70 आ जाएगा, है ना। ये वाला लाइन है, देखो इस वाले लाइन को यहाँ पर दिया गया है, तो इस स्टेप के बाद में ये वाला स्टेप नहीं था और डायरेक्टली आपको ये वाला स्टेप दिया गया था, तो ये हमने फील कर दिया। अब यहाँ पर आएगा ये वाला स्टेप, ठीक है, 3x का x माइनस 7 प्लस 10 की जगह प्लस 10 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7 और यहाँ पर x माइनस 7, यहाँ पर भी x माइनस 7 आएगा और यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिल रहा है प्लस 7। आगे लिखा है बट लेंथ इज नेवर नेगेटिव, तो नेगेटिव में नहीं हुआ तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 10/3,
तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 रहेगा। तो ए बी यहाँ पर क्या मिला हमें 7 मिला, ए बी एक्स फाइंड करना था ना, तो ये 7 रहेगा। सी डी आपको क्या दिया था 2x प्लस 1, यानी अगर 2x प्लस 1 देखें तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू मुझे 7 मिला, प्लस 1 इक्वल टू 2 7 14 प्लस 1 इक्वल टू 15 रहेगा। तो सी डी यहाँ पर मुझे 15 मिल रहा है। आगे आपको ए डी इज इक्वल टू बी सी बताया गया, ए डी बी सी के बराबर है, तो यहाँ पर बी सी क्या है x माइनस 2 है। x का वैल्यू क्या मिला है मुझे, x का वैल्यू मुझे मिला है 7, माइनस 2 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है बी सी जो है वो 5 है और बी सी बराबर है ए डी के, तो यहाँ पर ए डी का वैल्यू भी 5 रहेगा। आया समझ में? तो हो गया आपका 10th वाला क्वेश्चन सॉल्व, और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 2.6 भी कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल और हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।